You guys watch The Office? Yes, I do. You do? Okay, sweet. Here we go. So hello guys, welcome back to Rituraj and Wires and today we are going to do Bohr atomic model. So देखिए जो पहला फैक्ट मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अराउंड 1911 ये ऐसा फिजिकल लॉ था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ये लॉ एकदम करेक्ट था उस टाइम के हिसाब से, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर वो मूव करता है किसी भी थिंग के अराउंड ना सर्कुलर मोशन, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम उसका जब एनर्जी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा तो उसको क्रैश करना पड़ेगा. सो द लॉज ऑफ फिजिक्स टोल्ड दैट आफ्टर अ मिलियंथ ऑफ सेकंड द इलेक्ट्रॉन हैज टू क्रैश. बट रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसने ये पूरे क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को डिनाई कर दिया. ओके, सो व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? तो आज हम लोग उसी को समझने जा रहे हैं. तो जो सबसे पहला क्राइसिस है, हम लोग सेगमेंट 1 में क्राइसिस को समझेंगे. सो देखिए, रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, और इसमें हम लोग यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया. सो हुआ क्या इससे कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो प्योरली पास कर गए, उसमें से कुछ डेविएट किए, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर गए. सो where did they reflect back? At the center. So यहां पे पता चला कि told him that the atom is mostly empty space but a small number bounce back, which told him all the positive charge and mass is concentrated in a tiny nucleus at the center, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. तो ये न्यूक्लियस के चलते हमारा क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स डिनाई हो गया. ठीक है. So picture this, a nucleus sitting at the center and electron flying around it in a circle like a miniature solar system. Looks elegant, looks stable. So basically हमारा solar system जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से ये atoms भी यहाँ पर nucleus के around electrons यहाँ पर nucleus के around revolve करते हैं. But here's the problem nobody could ignore. An electron going in a circle is constantly changing direction. Changing direction means acceleration, tangential acceleration, or circular acceleration. And the most fundamental result in classical electromagnetism, proven, tested, and never wrong, is that says that any accelerating charge particle must continuously emit radiation and frequency, and that is the form of energy. Okay. तो जब भी ऐसा होगा, सो द इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग, दैट मींस इट इज लूजिंग एनर्जी. जैसे कि मैंने बताया, एवरी सिंगल मोमेंट एज इट लूजेस एनर्जी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट श्रिंक्स एंड इट आफ्टर सम टाइम इट विल क्रैश. ठीक है, तो ये हमारा क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स था. बट न्यूक्लियस इन द 10 to the power -8 सेकंड, ये हमारा ये टाइम उस टाइम डिफाइन किया गया था कि मिलियंथ ऑफ सेकंड में जाके ये क्रैश कर जाएगा. ठीक है, इंस्टेंटली गॉन. So, and the second problem, if the electron is spiraling in a continuously, it's moving faster and faster, losing energy across every frequency. That means every atom should produce a continuous rainbow spectrum. ये भी हमारा बाद में रॉन्ग हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पर रेनबो स्पेक्ट्रम बनने का यहाँ पर लॉ था, ये थ्योरी था, ये भी हमारा बाद में प्रूफ नहीं होता जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. बट व्हेन यू actually look at the hydrogen through a spectroscope, you don't see a rainbow, you see 4 sharp lines, specific color, nothing else. जैसे कि मैंने बताया, 4 sharp line आप देखेंगे डिफरेंट वेवलेंथ में, और आपको यहाँ पे कोई रेनबो कलर्स नहीं दिखता है. So two crisis, same source, classical physics was broken at the atomic scale, जैसे कि मैंने बताया. देखिए यहाँ पर केस 1, इलेक्ट्रॉन स्पाइल करता है. तो देखिए हमारे यहाँ पर लॉ किस तरीके से लॉ, आप बोल सकते हैं कि जो फिजिक्स का लॉ था ये भी एक तरीके से स्टैंड कर रहा था, और जो हमारा रदरफोर्ड ने यहाँ पर फैक्ट रखा था वो भी स्टैंड कर रहा था. दे बोथ वे डिफरेंट थिंग्स, बट जो पहला थिंग था वो दूसरी चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट भी कर रहा था एक तरीके से. लाइक अगर हम लोग का यहाँ पर एक एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो न्यूक्लियस के अराउंड अगर सेम वेव में मूव करता है, मतलब सेम सर्कल बनाता है, वो अपना सर्कल का पाथ चेंज नहीं करता है, तो वो पूरी तरीके से स्टेबल रह सकता है. बट अगर वो अपना पाथ चेंज करते रहेगा तो एक टाइम के बाद उसको आकर कोलैप्स करना पड़ेगा इन 10 to the power -8 सेकंड. ओके, सो रेडिएशन इमिटेड और रेडिएशन नॉट इमिटेड. तो ये हम लोग का यहाँ पर क्राइसिस 2 था, रॉन्ग स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने बताया. तो क्लासिकल प्रेडिक्शन क्या था कि यहाँ पर कंटिन्यूअस ऑल वेवलेंथ का आपको यहाँ पर एक रेनबो दिखेगा, बट हमें दिखा क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर? चार्ज ट्रैप दिखा 656 नैनोमीटर पे, 486 नैनोमीटर पे, 434 नैनोमीटर पे और 410 नैनोमीटर पे. तो ये जो चार्ज शार्प लाइन था ये हमें पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है हमारे स्पेक्ट्रम वाले प्रेडिक्शन को. ओके, अब हमारा सेगमेंट 2, बोर का बोल्ड मूव क्या था, उन्होंने यहां पर क्या हाइपोथेसिस दिया. सो ही सेड, आई डोंट केयर व्हाट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, आई एम गोइंग टू पोस्टुलेट दैट सर्टेन ऑर्बिट्स आर स्पेशल, इलेक्ट्रॉन इन दोस ऑर्बिट्स सिंपली डू नॉट रेडिएट. मतलब वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है, ठीक है, वो स्टेबल रहता है. सो दैट्स द रूल. Okay, so now which orbit? तो ये कौन से ऑर्बिट थे? So this is where his real insight came in. He said
only orbit where the angular momentum of the electron equals a number of particles or multiple of h bar are allowed। लाइक ये जो हमारा इक्वेशन था, ये मेन इक्वेशन था जिसके चलते हमारे यहां पर पूरा थ्योरी गलत हो जा रहा था। तो ये मेन इक्वेशन क्या था कि mvr इक्वल्स टू nh, मतलब हम लोग यहां पर जो सर्कुलर मोशन था उसको हम लोग यहां पर डिफाइन कर दे रहे थे कि वो क्यों स्टेबल है और यहां पर एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा है। Okay, so that's it. This single equation selects which orbit exists, but why this condition? So Bohr himself couldn't fully justify it in 1913. The real answer came a decade later from de Broglie. उस टाइम तो यहाँ पर इन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये कर दिया कि ये गेस किए होंगे ये चीज को, बट आफ्टर सम टाइम जब डी ब्रॉगली ने इसका यहाँ पर इक्वेशन पुट किया फॉरवर्ड, तब जाके सबको पता चला कि ये गेस नहीं था, ये एक पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सो एंड फॉर एन ऑर्बिट टू बी स्टेबल द इलेक्ट्रॉन वेव हैज टू क्लोज, जैसे कि मैंने बताया कि एक वेव नेचर में यहां पे फॉलो हो रहा था इलेक्ट्रॉन। सो परफेक्टली ऑन इटसेल्फ लाइक अ स्टैंडिंग वेव्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट फिट एग्जैक्टली एन कंप्लीट वेवलेंथ, तो 2 pi r इक्वल्स टू n लैम्डा। तो हम लोग का सर्कल का जो यहां पर बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस था, ये किसके इक्वल था, एन लैम्डा की इक्वल था। सो सब्स्टिट्यूट डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल्स टू एच एम वी एंड यू गेट एग्जैक्टली बोर्स कंडीशन लाइक एम वी आर इक्वल्स टू NH. So Bohr was right. He just didn't know why yet. The orbit has to be a whole number of electron wavelength to survive. ठीक है, इस तरीके से यहां पर डी ब्रॉगली ने बोर के मॉडल को यहां पर ट्रू प्रूफ कर दिया था। ओके, तो ये इक्वेशन था। सो देखिए, ये हम लोग का अलाउड था n इक्वल्स टू 3 कंप्लीट वेव फिट्स परफेक्टली, वेव क्लोजेस ऑन इटसेल्फ। जैसे कि मैंने बताया, अगर वेव यहां पर दूसरे पाथ को बनाने लगता है, दूसरे सर्कल्स में जाने लगेगा, तब ये क्रैश करेगा, बट अगर एक ही सर्कल में वो मूव करते रहेगा तब वो क्रैश नहीं करेगा। ओके, सो फॉरबिडन नॉट इंटीजर एंड वेव डज नॉट क्लोज, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और ये हम लोग का कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, इसमें हमारा यहां पर जो ये रहता है स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सेगमेंट 3, व्हाट कम्स आउट ऑफ द मैथ। So now once Bohr wrote those two equations, the force balance and the quantization condition, the rest is just algebra, but what comes out is stunning. The radius of the nth orbit is Rn equals to n square into 0.429 Armstrong divided by z. ठीक है, तो हमारा जो nth orbit था, जो भी ऑर्बिट हम लोग यहां पर nth पोजीशन पे ले रहे हैं, उसका रेडियस कितना निकल के आया, n स्क्वायर इंटू 0.429 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वो डिवाइडेड बाय z। सो फॉर हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, द इलेक्ट्रॉन सिट्स एग्जैक्टली 0.429 एमस्ट्रॉन्ग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम लोग के यहां पर जो रेडियस निकल के आ रहा था हमारे nth ऑर्बिट का फॉर हाइड्रोजन, व्हाट वाज दैट, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। So we call this the Bohr radius. It is not assumed, it comes out of the math. तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को जो कि हाइड्रोजन के लिए हमने फाइंड किया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बोर रेडियस नाम दे दिया। ओके, वेलोसिटी जो होता है ये ड्रॉप करता है जैसे जैसे हम लोग हाइयर जाते रहते हैं ऑर्बिट में। तो देखिए, वेलोसिटी ड्रॉप भी क्यों कर रहा है, इसका भी मतलब समझिए कि जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट में ऊपर जाते जा रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन कम होता है। आप सिल्टिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे। सो द इनर इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर, द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, द नेगेटिव साइन इज नॉट अ मिस्टेक, इट मींस द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड बाउंड टू फ्री इफ यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब जितना यहाँ पर एनर्जी उसके पास है, उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड भी करना पड़ेगा अपने आप को एस्केप करने के लिए। सो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एस्केप द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट के यहाँ पे बात हो रहा है, उसको यहाँ पे एस्केप करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यहाँ पर हेल्प चाहिए होगा। एंड नोटिस एज n इंक्रीजेस एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, अप्रोच जीरो, जीरो इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, सो हायर ऑर्बिट्स आर क्लोजर टू फ्रीडम। जैसे कि मैंने बताया, शील्डिंग का यहाँ पे काम हो रहा है, जो जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे जो एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन, वो इतने इजिली यहाँ पे फ्री हो सकते हैं और उतना कम एनर्जी यहाँ पे रेडिएट करेंगे फ्री होने टाइम। सो नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी इन दिस मॉडल। तो देखिए, टोटल एनर्जी जो होता है ये नेगेटिव होता है हमेशा, और जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होता है ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर इस जो पूरे हाइपोथेसिस है, इसको हम लोग नाम दिए थे विरियल थ्योरम। विरियल थ्योरम क्या बोलता था कि टोटल इक्वल्स टू के प्लस पी इक्वल्स टू 13.6 माइनस 27.2, तो हमें मिलता है -13.6। ये हम लोग का टोटल एनर्जी हो जाता है। पी हम लोग का होता है -27.2, जो कि 2 टाइम्स ऑफ टोटल होता है। ओके, so yeah, total energy is exactly minus of the kinetic energy. P is always twice the magnitude of the total energy, and negative K is always positive and equal to the magnitude of the total energy. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज बताया गया है बाल्मर सीरीज के हेल्प से। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। अब यहां पर मैं आपको स्पेक्ट्रल लाइन बताता हूं। सो द स्पेक्ट्रल लाइन, बोर सेड एन इलेक्ट्रॉन डजंट रेडिएट व्हेन इट स्टेज इन इट्स ऑर्बिट। वो रेडिएट कब करता है, जब वो जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर। तो जितना ज्यादा यहां पर वेवलेंथ होगा उतना कम उसको यहां पर एनर्जी अपना रेडिएट करना पड़ेगा, और जितना कम यहां पर वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा उसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। ओके, या सॉरी फॉर दैट।
one jump, one photon, one specific wavelength. That's why you see sharp lines, not a rainbow. तो इसी के ये मेन रीजन है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर रेनबो नहीं, यहाँ पर लाइंस देखते हैं. वो जो लाइंस होता है वो परफेक्ट वेवलेंथ के हिसाब से होता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स के हिसाब से. सो द लाइमन सीरीज ऑल ट्रांजिशन लैंडिंग ऑन n1. तो लाइमन सीरीज के लिए हमारा ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 1 पे आगे खत्म होता है. बाल्मर सीरीज के लिए n इक्वल्स टू 2, पार्शियन सीरीज के लिए n इक्वल्स टू 3. और देखिए हाँ, इवन स्मॉलर गैप, जितना हमारा ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना हमारा यहाँ पर गैप स्मॉल होगा. सो द एनर्जी गैप्स आर ह्यूज, यूवी लाइट यू कैन सी. ठीक है, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ भी ज्यादा है लाइमन सीरीज का. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम करता है. अगर मैं आपको यहां पर डायग्राम दिखाऊं तो लार्ज एनर्जी गैप मींस शॉर्टर वेवलेंथ, स्मॉलर गैप मींस लॉन्गर वेवलेंथ. सॉरी, मैंने आपको यहां पर उल्टा बोल दिया क्या? ओ सॉरी फॉर दैट. अगर मैंने नहीं बोला तब तो ठीक है, अगर मैंने बोला तो आप यहाँ पर वापस इसको देख सकते हैं कि जब लार्जर वेवलेंथ रहेगा तब स्मॉलर गैप रहेगा, मतलब कम एनर्जी यहाँ पे यूज होगा. सो लार्जर गैप, शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, सीरीज लिमिट, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी. तो ये हमारा मेन है लाइमन, बाल्मर और पार्शियन के लिए. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन क्या था इस मॉडल का. हर एक मॉडल का कहीं ना कहीं लिमिटेशन निकल के आ जाता है. तो इस मॉडल का सिंपल यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो गया कि ये जो मॉडल था ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन को तो बता दे रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन को समझा दे रहा था, बट जब एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे ये उस चीज को नहीं समझा पा रहा था. तो ये इसका यहाँ पर हो सके तो बोल सकते हैं कि ये इसका लिमिटेशन हो गया. ठीक है, बट ये हम लोग को ब्रिज की तरह एक्ट किया और हमारे जो फिजिक्स था उसको फ्रॉम न्यूटन वर्ल्ड टू क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड में ले गया. इसी के कारण बोर को 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है, हाँ, द नेक्स्ट थिंग, अब जो मेन टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो जाता है. सो बेसिकली जो हम लोग फर्स्ट थिंग यहाँ पे स्टार्ट किए थे वो क्या बोल रहा था हम लोग को कि ऐसा क्या रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया जो कि क्लासिकल फिजिक्स को यहाँ पर डिनाई कर दिया. तो वो था हमारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी को यहाँ पर उन्होंने समझा दिया. ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी था इसने कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स को यहाँ पर डिनाई कर दिया और एटम्स का यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस थ्योरी को यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया. So yeah, that was all for the video and I will meet you in the next topic. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.